बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो है मैं आपको ये रिकॉर्डिंग इस लेक्चर की भेजूँगी। तो ये टॉपिक जो है बेसिकली प्रेसिपिटेशन है। ये हमारा तकरीबन इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, प्रेसिपिटेशन, जिसको हम बारिश के नाम से जानते हैं। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज इट इज़ अ क्वाइट डिटेल्ड टॉपिक एंड इन दिस टॉपिक वी विल सी different types of precipitation. Normally what we assume and we use the word like बारिश, rain, precipitation, but बारिश और rain जो है that is just a one type of precipitation, and there are some other types of precipitations or also the part of प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो बहुत सारी बारिश की इकसाम, रेन की इकसाम जो हैं वो प्रेसिपिटेशन का हिस्सा होती हैं। अच्छा जी, हम जो ज़िक्र कर रहे हैं यानी हम इसको प्रेसिपिटेशन को जो है वो बड़ा ही लार्ज लेवल पे इसको कंसीडर कर रहे हैं, और फर्दर जो हम पढ़ेंगे वो सारी इसकी टाइप्स और डिफरेंट जो हैं इसकी इकसाम होंगी। अच्छा, इस प्रेसिपिटेशन के टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हमें अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज़ एक्चुअली द वाटर साइकिल। ऑल्दो वाटर साइकिल वी हैव सीन, वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव रेड अबाउट इन द प्रीवियस क्लासेस, इन आवर जूनियर क्लासेस के वाटर साइकिल होता क्या है। ठीक है, आप सबको भी पता है कि वाटर साइकिल में वट एवर द अमाउंट ऑफ वाटर योर अर्थ एब्जॉर्ब, आपकी ज़मीन जितना पानी एब्जॉर्ब कर रही होती है, तो उस मतलब बारिश के बाद, तो उसके बाद ये सारा अमाउंट ऑफ वाटर जो है इन द फॉर्म ऑफ एवेपोरेशन डायरेक्ट फ्रॉम द अर्थ, इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपायरेशन डायरेक्ट फ्रॉम द प्लांट, ये सारा आपकी फ़िज़ा का हिस्सा बन जाता है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अल्टीमेटली सारा प्रोसेस एवेपोरेशन का आपके हवा के अंदर नमी को फिर ऐड करता चला जा रहा है। अब हवा में दोबारा जब नमी ऐड होती जा रही है, अगेन द लेवल कैन रीच, और वो लेवल क्या होगा, लेवल ऑफ सेचुरेशन का। ठीक है, सैर शुदा हवा का जब लेवल पहुंच जाएगा, यानी हवा जो है वो बिल्कुल सैर शुदा हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी कि अब इसके अंदर एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर वेपर को भी एब्जॉर्ब करने की, रिटेन करने की सलाहियत बाकी नहीं रही। तो अब जो है वो क्लाउड फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। यानी इन वाटर साइकिल फर्स्टली द अमाउंट ऑफ वाटर विल बी गेट एब्जॉर्ब बाय द अर्थ, then the process of evaporation will take a start, and then the saturation level as the air get exceeds आफ्टर दैट द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि वाटर साइकिल के कुछ स्टेप्स हैं, यानी सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होती है, प्लस उसके बाद एवेपोरेशन होती है। सिंपल लफ्ज़ में बात करेंगे तो एवेपोरेशन होती है, और एवेपोरेशन के बाद थर्ड स्टेप जो आता है, जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया, सेचुरेशन होती है। और जैसे ही सेचुरेशन का लेवल आता है तो उसके बाद प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन हो जाता है, और कंडेंसेशन के बाद आप प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस जो है वो देख सकते हैं। अब यहाँ तक हम बड़ा डायरेक्ट आ गए कि एब्जॉर्प्शन से प्रेसिपिटेशन जो है, दीज आर फ्यू स्टेप्स, लाइक एब्जॉर्प्शन इज़ द फर्स्ट स्टेप, एवेपोरेशन इज़ द सेकंड स्टेप, saturation is the third step, condensation is the fourth step, and the last step that comes under the category of the precipitation, इसे कहा जाता है, ये है बारिश का बरसना। ठीक है, अब नॉर्मली हम इसको बारिश बार बार बारिश कहे जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी टर्म है और बारिश की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं जो हम ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई एम नॉट स्पेसिफाइड विद पाकिस्तान, हम एक फ़िज़िकल जोग्राफ़ी पढ़ रहे हैं जिसमें हमने हमेशा एग्ज़ाम्पल्स जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड की इंक्लूड की हैं। तो इसीलिए हम इस वाटर साइकिल को भी जब हमने कंक्लूड किया तो हमने कहा कि आपकी ज़मीन जितना भी पानी एब्जॉर्ब करती है, मतलब वट एवर द कैपेसिटी ऑफ योर अर्थ, ऑब्वियसली जो सीमेंटेड एरियाज़ होंगे वहाँ पर एब्जॉर्प्शन लेवल जो होगा वो थोड़ा कम होगा, और जो ग्राउंड एरियाज़ होंगे जो कि मतलब
नॉन सीमेंटेड है वहाँ पे पानी ज़्यादा मिकदार में एब्जॉर्ब होगा। लेकिन उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, दर्जा हरारत उस इलाके का बड़ा रोल प्ले करता है इस प्रोसेस में, क्योंकि एवेपोरेशन होने लगी है। जितना पानी एब्जॉर्ब था वो पानी दोबारा से आपकी फ़िज़ा का हिस्सा बनने जा रहा है। एंड नाउ द एयर, if it already has some moisture, तो obviously the capacity of absorbing more amount of moisture will be less। लेकिन अगर पानी हवा में नमी की मिकदार इतनी ज़्यादा नहीं थी पहले और अब उसको मिकदार मिलने लगी है, तो वो अच्छा खासा नमी को अपने अंदर सेचुरेट करेगी। और जब उसका सेचुरेशन लेवल आ जाएगा तो अब जाके ये हवा जो कि लाइट इन वेट हो चुकी होगी, जो अपने अंदर पानी को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर चुकी होगी, अब ये क्लाउड फॉर्मेशन, कंडेंसेशन करना शुरू करेगी। और जैसे ही क्लाउड फॉर्मेशन होगी तो प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन डायरेक्टली विल टेक अ स्टार्ट और प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाएगी। तो ये सारा प्रोसेस था जिसमें आपने देखा कि किस तरह से लिक्विड ने गैशियस, या देखिए ना एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा था, लिक्विड फॉर्म से एक माया हालत से वाटर मॉलिक्यूल जो थे वो गैशियस हालत में जा रहे थे, और उसके बाद सेचुरेशन, कंडेंसेशन में फिर दोबारा से, अगर हम थर्ड स्टेप को थोड़ा सा ओवरलुक करते हुए सिर्फ कंडेंसेशन पर वापस आ जाएं, तो गैशियस स्टेट में ही और से दोबारा यहाँ पर ये लिक्विड में आ गया। तो हमने दो स्टेजेस को यहाँ पर देखा। लेकिन समटाइम क्या होता है कि डायरेक्टली जो है ये प्रोसेस विदाउट लाइक जो इंटरमीडिएट प्रोसेसेस हैं इसके, उन सारे प्रोसेस को स्किप करके डायरेक्ट प्रोसेस हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक जगह जहाँ पर बर्फ़बारी हो रही थी वहाँ पर भी ये वाटर साइकिल मौजूद हो सकता है। अब वाटर साइकिल के नतीजे में ज़रूरी नहीं है कि वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड हालत में ही हो, स्नो सॉलिड में भी हो सकते हैं। अगर डायरेक्टली सॉलिड से गैशियस स्टेट में वाटर मॉलिक्यूल चले जाते हैं तो हम इस प्रोसेस को, क्योंकि ये नोट्स में आपके मेंशन है तो इसलिए मैं ये टर्म आपको ज़रूर बताऊंगी कि इसको सब्लिमेशन कहा जाएगा। ये केमिस्ट्री अगर आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो मैट्रिक में तो आपको अंदाज़ा होगा कि सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता था जिसमें डायरेक्ट चीज़ें, मतलब बीच की स्टेज को स्किप करते हुए एक स्टेज से निकलकर दूसरी स्टेज में दाखिल हो जाती। तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन का प्रोसेस कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ तक हमने प्रेसिपिटेशन का इंट्रोडक्शन कर लिया कि बारिश होती क्या है, हमने ये कहा। फिर हमने ये कहा कि बारिश का ताल्लुक़ जो है एक पूरे पानी के चक्कर यानी वाटर साइकिल से है। फिर हमने मुख्तलिफ़ स्टेप्स को देखा कि वाटर साइकिल, पानी का चक्कर मुकम्मल कैसे होता है कि जब किसी इलाके में बारिश होती है तो वो बारिश जो है ज़मीन का हिस्सा बनती है उसमें से कुछ पानी जो है वो बुखारात बनकर उड़ जाता है, हवा में नमी दाखिल होती रहती है, वो पानी जो बुखारात बन के उड़ा था वो हवा में दाखिल होता रहता है। फिर एक लेवल आता है कि बादल बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है और आखिर में जो है वो प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ तक हमने इस टॉपिक को अभी कवर किया। अच्छा जी, उसके बाद हमारा जो इसका सेकंड पार्ट शुरू हो जाता है वो है बारिश की इकसाम यानी टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने तकरीबन जो है वो आपके कोर्स के हिसाब से 9 जो हैं वो बारिशों की इकसाम लिखी हैं। पहली वाली जो है बर्फ़बारी है, फिर ड्यू ड्रॉप्स हैं जिसको शबनम के कतरे कहा जाता है, तीसरा जो है रेन जिसको सिंपलेस्ट हम बारिश कहते हैं, ड्रिज़ल जो है बूंदाबांदी के नाम से जानी जाती है, स्लीट है, उसके बाद फोग आ जाता है और फिर हमारे पास मिस्ट है, फ्रॉस्ट है और हेल है। तो ये फर्दर टाइप्स हैं बारिश की जिसमें हम एक एक करके प्रेसिपिटेशन की इकसाम यानी बारिश की जो इकसाम है हम उसको एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। पहली वाली का जिक्र करते हैं जिसका नाम है बर्फ़बारी। अच्छा जी बच्चों, पहली जो टाइप है इसका नाम है बर्फ़बारी जिसको हम स्नोफॉल के नाम से जानते हैं। ये बड़ी ही कॉमन है और एवरीबडी हैज़ ऑब्ज़र्व्ड इन आर कोल्डेस्ट प्लेसेस। तो आपके पाकिस्तान में या ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी वो इलाके, वो ममालिक या किसी मुल्क का वो हिस्सा जहाँ का दर्जा हरारत जो है वो
बिलो फ्रीजिंग पॉइंट रहता है, लाइक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। तो जब कभी भी वहाँ पर आपकी हवा सेचुरेट हो जाएगी, प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन हो जाएगा, तो वहाँ पे सबसे पहली जो बारिश की किस्म देखने को मिलती है वो है बर्फ़बारी, यानी बाकायदा गैसियस स्टेट से, प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन से, यानी जब पानी के कतरे, पानी के बुखारात जो थे वो गैसी हालत में थे, तो वहाँ से वो डायरेक्टली जो है वो सॉलिड क्रिस्टल्स बन जाएंगे। यानी जैसे मैंने अभी इस टॉपिक को जब स्टार्ट किया तो इससे पहले मैंने सब्लिमेशन का जिक्र किया था, और सब्लिमेशन में मैंने क्लियरली बताया था कि वहाँ पर आपको यानी एक स्टेज से दूसरी स्टेज में दाखिल हो जाएंगे, और बीच की काफ़ी सारी स्टेजेस जो इसकी डिवीजन्स में आती हैं वो सारी स्किप हो जाएंगी। तो स्नो जो है या बर्फ़बारी जो है ये बेसिकली उन इलाकों में देखी जा रही होगी जहाँ पे दर्जा हरारत जो है वो हमें अच्छा खासा कम मिलेगा, लाइक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम मिलेगा। एंड थ्रू आउट द ईयर द एरिया विल एक्सपीरियंस वेरी लेस अमाउंट ऑफ लाइक टेम्परेचर। तो वहाँ पे हमें ये स्नो फॉलिंग या बर्फ़ की इकसाम देखने को मिलेगी। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लिक्विड स्टेट जो होगी वो मिसिंग होगी, आइस क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे बर्फ़ के जो होंगे टुकड़े यहाँ पर बरसते हुए मिलेंगे। इसी मुनासबत से इस बारिश की किस्म को बर्फ़बारी कहा जा रहा होगा। अच्छा जी, अब अगली किस्म की तरफ चलते हैं जिसका नाम है ड्यू ड्रॉप, जिसको हम शबनम के कतरे कहते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेसिपिटेशन की इकसाम है। ये एक ऐसी इकसाम है जो कि हमें एक ख़ास टाइम पीरियड पे देखने को मिलती है। लाइक इफ़ यू पीपल हैव ऑब्जर्व द टाइम लाइक राइट आफ्टर द मिड ऑफ द नाइट के बाद, अगर आप 2, 3, 4 बजे, ये जो आप कहते हैं ना सुबह सहरी का जो वक्त होता है या सरगी का जो वक्त होता है, इस वक्त अगर आप एक्सपीरियंस करें तो आपके घर के बाहर अगर कहीं घास है तो वहाँ पर आप इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। आपको बारिश के छोटे छोटे कतरे जो हैं वहाँ देखने को मिलेंगे। अगर तो आपकी कोई गैराज में गाड़ी खड़ी हुई है तो उसकी सरफेस पे आपको नज़र आ सकते हैं। कोई लोहे की ग्रिल थी अगर छत पर, तो वहाँ आपको ये शबनम के कतरे जो है ड्यू ड्रॉप्स पड़े हुए नज़र आएंगे। अच्छा, ये तो हमारी ऑब्जर्वेशन बेस्ड हो गया कि हमें ये कहाँ कहाँ नज़र आते हैं, लेकिन हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि ये बनते कैसे हैं। जैसे हमने स्नोफॉल में जिक्र किया कि दर्जा हरारत इस कदर कम हो चुका होता है कि अब लिक्विड हालत में, गैसियस स्टेट से लिक्विड हालत में नहीं आते, बल्कि बीच की स्टेजेस को स्किप करते हुए फ़ौरन से वाटर मॉलिक्यूल्स एवेपोरेशन प्रोसेस से निकलते हुए सब्लिमेशन के प्रोसेस में जाते हुए सॉलिड में बदल जाते हैं। तो ड्यू ड्रॉप्स में ऐसा क्या होता है ये देखना ज़रूरी है। तो ड्यू ड्रॉप्स में ऐसा होगा कि जब एवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा होगा, यानी पानी बुखारात बन रहा होगा, तो आपकी हवा के अंदर पानी के कतरे जो हैं वो दाखिल हो रहे हैं। और जैसे मैंने बार बार जिक्र किया कि एक लेवल आएगा जब आपकी हवा और मज़ीद पानी के कतरों को अपने अंदर दाखिल नहीं कर सकेगी। वो लेवल क्या होगा? वो लेवल होगा सेचुरेशन का, यानी अब हवा बिल्कुल सेचुरेट हो चुकी है, सेज शुदा हो चुकी है, उसके अंदर एब्ज़ॉर्ब करने की कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है। तो ये कब होगा? ये रात के अगर 2-3 बजे के टाइम पर डेली बेसिस पे, तो 24 आवर्स में, जैसे कि हम पहले भी टेम्परेचर पढ़कर आए हैं, तो हमने वहाँ जिक्र किया था कि यही वो टाइम पीरियड है जब आपको पूरे दिन का लोएस्ट टेम्परेचर देखने को मिलता है। मैंने आपको इससे पहले भी जिक्र किया कि जब कभी भी आप न्यूज़ देखते हैं, वेदर अपडेट्स देखते हैं, तो वहाँ पर आपको 2 टर्म्स टेम्परेचर की बताई जा रही होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत और कम से कम दर्जा हरारत, लाइक मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे। तो व्हाट डज़ इट मीन? इट मेंट टू कि पूरे 24 आवर्स में डिफरेंस रहता है टेम्परेचर का। एक टाइम ऐसा आता है 12 से दोपहर 2 बजे के दरमियान, जब ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाता है। कैसे? क्योंकि उस वक्त सन जो है इज़ एग्जैक्टली एट द राइट एंगल ऑफ द अर्थ, तो ज़मीन पर बिल्कुल अमूदन, बिल्कुल डायरेक्ट जो है वो अपनी रेस पहुंचा रहा होता है। तो सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत इन्हीं 2 घंटों में रिसीव किया जाता है। वो दिन का सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत होता है जो रिकॉर्ड होता है। फिर उसके बाद आपको सुबह के वक्त, जब बिल्कुल आपकी ज़मीन ने जितनी वट एवर द अमाउंट ऑफ हीट ड्यूरिंग द डे द अर्थ हैज़ रिसीव, इट हैज़ एब्जॉर्ब, नाउ इट हैज़ रेडिएटेड बैक, अपने अंदर से निकाल दिया जितनी दर्जा हरारत उसने जस्ट किया था
था, शाम होते ही ज़मीन ने अपने अंदर से, जैसे ही सूरज ग़रूब होता है तो वो अपने अंदर से सारी हीट को निकालना शुरू कर देती है। ये प्रोसेस उस वक्त से शुरू हुआ होता है, लेकिन रात 11, 12, 1, 2, 3 जब ये बजते हैं तो आपकी ज़मीन मुकम्मल तौर पर ठंडी हो चुकी होती है, यानी जितनी उसे दिन भर में दर्जा हरारत वसूल किया था सब निकाल दिया। अब वो लेवल आ गया कि यहाँ पे आपकी हवा में सैचुरेशन लेवल आ गया, सेरशुदा हो गई, और अब जो है वो बारिश के जो, अब अगर कोई पानी इसके अंदर हवा में दाखिल हो रहा है तो हवा उसको कैरी नहीं करेगी, बल्कि क्या करेगी, उसको मुख्तलिफ़ चीज़ों पर गिराना शुरू कर देगी। अब अगर ग्राउंड पे गिरेगा तो ऑब्वियसली इट विल बी द पार्ट ऑफ योर अर्थ, एब्जॉर्ब कर जाएगा। सीमेंटेड एरिया होगा तो थोड़ा सा गीला फर्श आपको नज़र आएगा, लेकिन ये जो मैंने ग्रिल बार्स, आयरन रॉड्स, या फिर आपको लॉन में मौजूद ग्रास या फ्लावर्स, ये सब चीज़ें जो होंगी, यहाँ पर आपको इनके कतरे जो हैं काफ़ी टाइम तक, लाइक 1-2 बजे, यानी 1-2 घंटे तक, जब आप सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के बाहर जाएं तो आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी। तो हम कहते हैं कि रात बारिश हुई थी, वो बारिश नहीं बल्कि ड्यू ड्रॉप, शबनम के कतरे गिरे होते हैं। अच्छा जी, अब हम तीसरी किस्म की तरफ चलते हैं जो कि बहुत आसान है, एंड एवरीबडी हैज़ ऑब्जर्व द सिंपलेस्ट अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, दैट इज़ द रेनफॉल, जिसको हम आम लफ्ज़ों में बारिश कह देते हैं। और बारिश हो रही है, बारिश कितनी हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, ये हमारी आजकल जो है, जब भी हम नॉर्मल टॉक में बात करते हैं तो ये इस तरह से है। क्या ये प्रेसिपिटेशन की वो किस्म है जिसमें पानी बाकायदा लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। इससे पहले स्नोफॉल में क्या था, सॉलिड। ड्यू ड्रॉप्स में क्या था, लेवल ऑफ सैचुरेशन का इंतज़ार कर रहा था। रेनफॉल एक ऐसी प्रेसिपिटेशन की किस्म है जिसमें बाकायदा पानी लिक्विड हालत में, लिक्विड स्टेट में, यानी गैशियस से लिक्विड स्टेट में तब्दील हुआ। अच्छा जी, ये तीसरी किस्म हम बारिश की देख रहे थे कि बारिश प्रेसिपिटेशन की जो तीसरी किस्म है उसे बारिश कहा जाता है, रेनफॉल, जो कि हम नॉर्मली एज्यूम करते हैं। इसका मैं प्रोसेस आपको ये समझा रही थी कि कंडेंसेशन का प्रोसेस में, इसमें डायरेक्टली एवेपोरेशन के बाद जो है लिक्विड स्टेट आएगी, यानी इसमें कोई सॉलिड स्टेट नहीं आएगी। बारिश के छोटे छोटे से जो कतरे होंगे, जो कह लिया जाए बादलों में मौजूद थे, जब बादल जो है उन कतरों को उड़ा के फिरते रहेंगे तो वहाँ से ये जो कह लिया जाए किसी भी ठंडी जगह पर पहुँचेंगे तो वहाँ पे बारिश बरसना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम सिंपलेस्ट वर्ड्स में रेनफॉल या बारिश का होना कहते हैं। अच्छा, इसमें जो है साइज़ डिपेंड करता है। अगर तो वो एक अच्छा खासा डायमीटर है बारिश के कतरों का, तो हम इसको नॉर्मल जो है वो रेनफॉल या बारिश कहेंगे। इससे निचली जो टाइप आप देख रहे हैं, जिसमें आप ड्रिज़ल कह रहे हैं या बूंदाबांदी जिसे हम नॉर्मली कहते हैं, और कहते हैं कि ड्रिजलिंग हो रही है, तो ये वही प्रोसेस वही होगा जो बारिश के वक्त था, लेकिन यहाँ पर अब बारिश के कतरों का साइज़ जो है वो छोटा हो जाएगा। यानी अगर बारिश के कतरों का साइज़, जैसे कि आपकी बुक में भी मेंशन है कि 0.5 मिलीमीटर हो, यानी 0.5 मिलीमीटर हो, यानी अगर बहुत छोटी मिकदार में या छोटे कह लिया जाए डायमीटर में बारिश के कतरे गिर रहे हैं, तो वो बारिश नॉर्मली नहीं कहलाई जाएगी, बल्कि हम उसको ड्रिजलिंग या फिर बूंदाबांदी कहेंगे। प्रोसेस सेम रहेगा कंडेंसेशन का, कि एवेपोरेशन से लिक्विड स्टेट में होगा। उसके बाद पांचवी किस्म जो है वो बारिश की या प्रेसिपिटेशन की, जिसको हम स्लीट के नाम से जानते हैं। स्लीट जो है प्रेसिपिटेशन की एक ऐसी कह लिया जाए किस्म है जिसको आप फर्स्ट स्टेज ऑफ स्नोफॉलिंग भी कह सकते हो। यानी जब बर्फ़बारी होना शुरू होती है किसी भी ठंडे इलाके में जहाँ पे दर्जा हरारत जो है वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो वहाँ पर एक सॉलिड फॉर्म में, यानी गैशियस हालत से, गैसी हालत से जब पानी के बुखारात एक सॉलिड, एक ठोस हालत में तब्दील हो रहे होते हैं, तो उससे थोड़ी सी अर्लियर स्टेट में अगर वो मुकम्मल तौर पर बहुत मोटे और ठोस बर्फ़ के टुकड़ों में तब्दील ना हो, बल्कि बर्फ़ के टुकड़े जो हैं वो अभी हल्की सी क्रिस्टल्स की शक्ल में हो, तो क्रिस्टल्स की शक्ल में भी अगर वो ज़मीन पे गिरना शुरू हो जाए तो उसको हम स्लीट कहते हैं। उसके बाद 6 टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन, जिसको हम नॉर्मली जैसे ही एक ट्रांजिशनल टाइम पीरियड चलता है, लाइक समर टू विंटर एंड विंटर टू समर, तो नॉर्मली हमें समर के एंड्स होने पर और विंटर के स्टार्ट होने पर आपके अपने एनवायरनमेंट में, फ़िज़ा में, अर्लीस्ट इन द टाइम ऑफ मॉर्निंग, या फिर जो होता है आपका ग़रूब, सूरज ग़रूब का वक्त होता है, उस टाइम पे या उसके बाद जो है आपको फ़िज़ा में एक धुंधलाहट देखने को मिलती है, जिसको धुंध कहा जाता है, जो कि
विजिबिलिटी को इफ़ेक्ट करती है। ये होता क्या है, ये बेसिकली वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, लेकिन वाटर ड्रॉपलेट जो हैं वो किसी भी डस्ट पार्टिकल के इर्द गिर्द जो है सारे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। अब चूँकि डस्ट पार्टिकल के इर्द गिर्द जब वाटर ड्रॉपलेट्स आके इकट्ठे हो जाएंगे तो उसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ गया और अब ये आपकी विजिबिलिटी पे इफ़ेक्ट डालेंगे, यानी इन ड्रॉपलेट से बाहर या दूर जो आपको नज़र आएगा वो काफ़ी धुंधला नज़र आएगा, जिसको हम एक आम अल्फाज में, आम ज़बान में फ़ोग का नाम दे देते हैं। तो फ़ोग जो है हमें ज़्यादातर उन जगहों पे देखने को मिल रही होती है जो कि कूलर प्लेसेस होती हैं, या वो जगह होती हैं जहाँ पर आपको कह लिया जाए, इनको ये भी कहा जाता है कि ये आपकी बहुत ही लो लाइंग क्लाउड्स हैं, यानी क्लाउड्स जो कि एक ख़ास हाइट पर देखने को मिलते हैं। जब क्लाउड्स किसी वजह से ज़मीन के थोड़े पास आ जाते हैं तो हमें उस टाइम पीरियड पे अपने इर्द गिर्द जो है वो फ़ोग जो है वो दिखाई दे रही होती है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपलेस्ट वर्ड्स में मैं आपको समझा रही हूँ और बहुत कॉम्प्लिकेशंस में और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स में समझाने की कोशिश नहीं करी, उतना बता रही हूँ जितना आपको इस प्रोसेस को समझने की ज़रूरत है। अच्छा जी, उसके बाद प्रेसिपिटेशन की अगली 3 इकसाम आपके सामने नज़र आ रही हैं। एक का नाम है मिस्ट, दूसरी का नाम है फ्रॉस्ट और तीसरी का नाम है हेल। ठीक है, मिस्ट जो है कमोबेश फॉग से ही मिलती जुलती है। ठीक है, फ़ोग के बारे में अगर कहा जाए तो फ़ोग जो होती है वो ज़रा ज़्यादा भारी, ज़्यादा डेंस, ज़्यादा थिक होती है और मिस्ट जो है उसके मुकाबले में थोड़ी कम होती है, यानी दोनों का काम एक ही है। अगर तो कह लिया जाए विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा ही कह लिया जाए लो हो चुकी है तो हम उसको फ़ोग का नाम देते हैं, लेकिन वेदर टर्मिनोलॉजी में एक और टर्म भी इस्तेमाल होती है कि अगर विजिबिलिटी पर फ़र्क आया है लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लाइक तो मिस्ट जो है वो मैं जैसे आपको बता रही थी कि फ़ोग से जो है वो कम कह लीजिए डेंस होती है। उसके बाद हम अगली उसके ऊपर चलते हैं जिसका नाम है फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट जो है ये बारीक सी आइस क्रिस्टल होती हैं, छोटी छोटी अमाउंट में होती हैं। और तो ये फ्रॉस्ट जो है ये थोड़ी सी बारीक किस्म की जो बर्फ़ होती है इसको कहा जा रहा होता है। उसके बाद लास्ट आपका हेलिंग आ जाता है। हेलिंग इसी तरह से है जैसे कि ज़ालाबारी होती है जिसके अंदर पानी के बारिश के साथ साथ बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो पैलेट्स जो हैं वो जैसे हेल स्टोन्स जिन्हें कहा जाता है वो भी आते हैं। अच्छा, उसकी मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी प्रेसिपिटेशन का टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। आप इनको एक दफ़ा डिटेल में देखिएगा। जहाँ आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और कमेंट में अपनी जो है वो हाज़िरी भी वहाँ पे अटेंडेंस भी जो है वो दे दीजिएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।